जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग अपना एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं साइंस का, ठीक है ना, जो कि अपना टारगेट है 55 लेक्चर्स हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने अगर लेक्चर की बात की है तो 21 लेक्चर आपका कंप्लीट हो चुका है, 21 लेक्चर। आज की जो क्लास है ये 22वें नंबर की क्लास है, ठीक है ना। आज की इस क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे जिसका कि नाम है परमाणु संरचना, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स की बात करेंगे, ठीक है ना। ये चैप्टर आपको एनसीईआरटी क्लास 9th में चैप्टर नंबर 4 पे मिल जाएगा, अगर किसी को बुक में देखना है तो, ठीक है ना। वहाँ से ये कंटेंट है। और आपको पता है इस सीरीज़ को हम लोग धीरे धीरे करके अपना क्लास 6 से लेकर के 10th तक की पूरी साइंस कंप्लीट कर रहे हैं। कितने लेक्चर होने वाले हैं? टोटल 55 है, ठीक है ना। देखिए कोई भी घबराएगा नहीं, इसको धीरे धीरे आप लोग ना कवर कर लीजिए एनसीईआरटी सीरीज़ को, ठीक है ना। इसका रिजल्ट आपको एग्ज़ाम टाइम में देखने को मिलेगा। वो कहावत तो आप लोगों ने सुनी होगी ना कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आवे फल होए, ठीक है ना। तो फल की चिंता मत करो, जिस दिन आपकी ऋतु आ जाएगी, आपका एग्जाम आ जाएगा, उस दिन इसका बेनिफिट आपको देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है ना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को अपना आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? परमाणु की संरचना के बारे में, ठीक है ना। अगर आप लोगों को पिछले लेक्चर थोड़ा सा याद हो तो मैंने आप लोगों को परमाणु के बारे में पढ़ाया था, एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में, अणु और परमाणु पढ़ाया था, ठीक है ना। तो लास्ट में उस पे फाइनली एक कंक्लूजन पे उस क्लास में आया गया था कि जॉन डाल्टन ने ये बताया था कि जो परमाणु होता है किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है। सबसे से स्मॉलेस्ट का मतलब, सूक्ष्मतम का मतलब ये हो गया कि वो अविभाज्य कण है। अभी तक जो प्रथा चल रही थी वो ये चल रही थी कि परमाणु क्या है? एक अविभाज्य है, यानी कि अविभाज्य का मतलब उसे डिवाइड नहीं किया जा सकता, ये चल रही थी प्रथा। तो फिर 19वीं सदी का जब स्टार्टिंग होती है तो कुछ वैज्ञानिकों ने इस पे, देखिए क्या होता है, वैज्ञानिकों का ये चरण ही होता है। आप लोग पढ़ोगे कि जो विज्ञान होता है ना, ये असंतुष्टि का सब्जेक्ट होता है। बहुत सारे साइंटिस्ट थे जो इस बात से संतुष्ट नहीं थे कि ऐसे कैसे डिविजिबल नहीं है। तो ऐसे कई सारे साइंटिस्ट आए, फिर इन्होंने क्या किया, इससे एटम को क्या किया और दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। तो ये जो अब चलने वाला है चैप्टर, ये उसी कहानी पे बेस्ड है कि इसी के आगे आज के चैप्टर को हम ले चलेंगे कि परमाणु अविभाज्य की एक जो प्रथा चली आ रही थी कि एक अविभाज्य है, नॉन डिविजिबल है, वो अब डिविजिबल हो चुका है। उसमें क्या कैसे कैसे डिविजिबल हुआ, कहाँ पे क्या रहता है, उन तमाम चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए एक एक चीज़ को अच्छे से आप लोगों को समझा देता हूँ। नोट्स भी यहाँ पे है, पढ़ते रहिए, सब समझ जाओगे, ठीक है। देखिए कह रहे प्रारंभ में वैज्ञानिकों का मानना था कि परमाणु अविभाज्य है। मैंने बताया ना कि क्या था, इंडिविजिबल है, इसे डिवाइड नहीं किया जा सकता है। फिर लेकिन विभिन्न वैज्ञानिक प्रयोगों से यह पता चला कि परमाणु छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है। कई सारे एक्सपेरिमेंट हुए जिसमें ये चीज डिसाइड हो गया कि ये जो है कई सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है ना। चलिए तो अब उन सारे छोटे छोटे कण जो है वो क्या है, उनके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है ना। बेसिकली जब इसके बारे में डिटेल चर्चा हुई तो एक बात पता चली कि जो परमाणु है, यानी कि जो आपका एटम है, वो मुख्यतया 3 कणों से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है ना। कौन कौन से? सबसे पहले तो 2 ही कण आइडेंटिफाई हुए थे, न्यूट्रॉन की खोज तो बाद में हुई थी, ठीक है ना। 3 कण से बने हुए हैं। बेसिकली आप लोग सारे पढ़े हो इस फील्ड में साइंस बैकग्राउंड से, तो ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, आप लोगों को समझा देता हूँ। तो जो परमाणु था ये आपका जैसे हो गया एटम हो गया, ठीक है ना, ये एटम हो गया। कह रहे हैं इसके अंदर ये इंडिविजिबल नहीं है, इसके अंदर 3 अतिरिक्त परमाणु हैं जिसका कि नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ठीक है ना। तो ये 3 परमाणु पाए गए, बात समझ गए। अच्छा अब बात आती है कि भाई ये इसके अंदर कैसे रहते हैं। जैसे परमाणु है, जैसे इस पेन का छोटा सा परमाणु लिया, कोई कह रहा है इस छोटे से कण में भी इलेक्ट्रॉन भी रह रहा है, प्रोटॉन भी रह रहा है और न्यूट्रॉन भी रह रहा है। तो अब उसकी संरचना समझेंगे हम लोग कि वो रह कैसे रहे हैं, एडीमेडी करके रह रहे हैं या कोई नियम कानून है, किस तरीके से रह रहे हैं उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए फिलहाल मैं आप लोगों को यहीं पे थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में बता देता हूं कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी? जे थॉमसन ने करी थी। किसने करी थी? जे थॉमसन ने। नीचे सारा लिखा हुआ है, सब मिल जाएगा, ठीक है ना। प्रोटॉन की खोज करी थी गोल्ड आइंस्टाइन, और कहीं कहीं आपको रदरफोर्ड भी देखने को मिलेगा, तो ये याद रखोगे। न्यूट्रॉन की खोज करी थी जेम्स चैडविक ने। किसने करी थी? चैडविक ने करी थी, ठीक है ना, चैडविक ने। तो ये याद रखोगे, 3 नाम याद रखोगे आप लोग। और एक चीज और याद रख लो, जो इलेक्ट्रॉन होता है
उस पे नेगेटिवली चार्ज होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, कोई आवेश नहीं होता है। फिलहाल ये बातें अभी आगे की कहानी में आपको समझ में आएगा कि कैसे है, ठीक है ना। तो हम आगे बढ़ चलते हैं थोड़ा सा। अब देखिए, अब हम देखते हैं कि परमाणु का मॉडल्स कुछ है। अब परमाणु मॉडल्स से क्या मतलब है कि परमाणु के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें और भी कुछ बातें कही गई हैं। मैं थोड़ा सा आप लोगों को उस फ्लैशबैक में ले चलता हूँ कि जब ये कहा गया कि परमाणु जो है इंडिविजुअल नहीं है, वो डिवाइड हो सकता है, उसके अंदर आवेश पाए जाते हैं। जब नाम नहीं ढूंढा गया था तो बोला गया था आवेश पाए जाते हैं। अब वो आवेश क्या थे, तो इसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपके एनसीईआरटी में एक दिया होगा, आप लोगों ने स्कूल टाइम में किया भी होगा, यहाँ तो कंघा है नहीं, कि कंघी को अगर बालों में रगड़ा जाए ना तो उसके बाद अगर कागज के टुकड़े को उठाया जाए तो वो उसको अट्रैक्ट करता है। क्यों? क्योंकि इसमें विपरीत आवेश जनरेट होते हैं, ठीक है ना। और एक और आपने देखा होगा, सिल्क की चादर पे अगर रॉड रगड़ी जाती है तो भी आवेश जनरेट होता है। तो जब वहाँ से ये देखा गया कि किसी चीज़ को रगड़ने पर आवेश जनरेट हो रहा है, तो ऐसा कहाँ है, वो आवेश है कहाँ, तब पता चला कि इसके अंदर, मैटर के अंदर परमाणु है और परमाणु के अंदर जरूर कुछ ना कुछ पॉजिटिव नेगेटिव या कुछ डिस्टर्बेंस है। उसी से ये बात पता चली थी कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। तो उसके पीछे कई सारी चीज़ें थी, कैसे खोजा गया था। तो इलेक्ट्रॉन को खोजा था जे थॉमसन ने, प्रोटॉन को गोल्ड आइंस्टाइन या फिर रदरफोर्ड, आपको नाम दोनों में से जो ऑप्शन में रहेगा वो लगा लेना, और जेम्स चैडविक ने फिर न्यूट्रॉन की खोज करी थी, ठीक है ना। तो अब बात यहाँ पर आउट करके आ जाती है कि बताओ ये परमाणु के अंदर रहते कैसे हैं। तो सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट करके थॉमसन ने, जे थॉमसन ने क्या किया था, अपना एक मॉडल दिया था, ठीक है ना। उन्होंने क्या बताया था कि एटम, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे रहते हैं, उसका उन्होंने एक मॉडल दिया था जिसको कि प्लम पुडिंग का मॉडल कहा जाता है। प्लम पुडिंग का मतलब क्या होता है ना, जैसे क्रिसमस के, अगर जो क्रिश्चियन लोग होंगे उनको पता होगा, या किसी ने अपने फ्रेंड्स के यहाँ गए होंगे, तो मैं तो जाता था तो मुझे याद है कि क्रिसमस में ना एक केक आता है, क्रिसमस का एक केक होता है, उसमें ना चेरी लगी होती है, इसे बीच बीच में ना इस तरह से चेरी लगी होती है। तो इन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल में यही कहा कि जिस तरह से क्रिसमस का केक होता है उसमें जैसे चीरियाँ इस तरह से काली काली दूर दूर रखी रहती हैं, उस तरह से इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं है, और जो बाकी का भाग, सॉलिड वाला भाग है, वो प्रोटॉन रहते हैं, ठीक है ना। इसी को हिंदी माध्यम में कहा गया था कि इसका तरबूज मॉडल बोला गया। आप लोगों को अब याद आ रहा होगा क्या, तरबूज का मॉडल था कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसे रहते हैं, जिस भांति एक तरबूजे के अंदर लाल वाला पार्ट जो था, उन्होंने कहा कि जो लाल वाला भाग है इसे कह दिया क्या कि ये प्रोटॉन है, पॉजिटिव है, ठीक है ना। और उन्होंने कहा कि ये जो सीड्स हैं, किसकी, वाटरमेलन के अंदर काली काली बीज होती है ना कहीं कहीं पे, कह रहे हैं जिस तरीके से ये सीड बिखरी हुई है, इसी तरीके से क्या बिखरा हुआ है, इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए हैं परमाणु के अंदर, ठीक है ना। तो ये धनात्मक गोला हो गया, देखिए ये पूरा पॉजिटिव है तो प्रोटॉन को, और ये ऋणात्मक गोला जो ब्लैक कलर की सीड्स को उन्होंने बता दिया कि ये इलेक्ट्रॉन है। तो ये बात किसने बताई थी, ये बात बताई थी थॉमसन ने, ठीक है ना। किसने, थॉमसन ने बताई थी। तो ये तो थॉमसन का परमाणु मॉडल हो गया, पर ये पूरी तरह से सत्य तो नहीं था। तो अब हम इस पे देखते हैं, पर हमें याद रहना चाहिए, हमें एग्जाम पास करना है, हमें साइंटिस्ट अभी नहीं बनना है, ठीक है ना। तो देखिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जे थॉमसन ने 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी, ठीक है ना। उन्होंने प्रस्तावित किया कि परमाणु धनावेशित होता है, ठीक है, और उसमें नकारात्मक आवेशित इलेक्ट्रॉन फैले रहते हैं, जैसे कि प्लम पुडिंग में किशमिश होती है, प्लम पुडिंग में किशमिश रखी होती है या चेरी बोलते हैं, वो होती है। उसी तरीके से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। या फिर इसी को दूसरी किताबों में, आपको हिंदी माध्यम की किताबों में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि वाटरमेलन के बीज की तरह इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, फिर देखिए ये रहे जे थॉमसन के बारे में है। यहाँ पे अगर आप उनके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, ठीक है। 35 साल की उम्र तक कैम्ब्रिज से आए थे, बाद में इलेक्ट्रॉन की खोज करने के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था, ठीक है ना। अच्छा, तो इन्होंने तो अपना मॉडल बता दिया कि इलेक्ट्रॉन कैसे रहते हैं, लेकिन क्या हुआ, बाद में थोड़े जब और एक्सपेरिमेंट बढ़ा, साइंस थोड़ा और डेवलप हुआ, तो पता चला कि ये मॉडल को बाद में गलत साबित कर दिया गया। कैसे गलत साबित हुआ, हालांकि हमें ये पढ़ना है, गलत है तो ऐसा नहीं कि हम नहीं पढ़ेंगे कि गलत है तो क्यों पढ़े, पर पढ़ना है, पूछेगा आपसे कि क्या हुआ था बाद में। तो गलत साबित हो गया। क्या गलत साबित हुआ कि बाद में ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इस तरीके से जहां तहां ना होकर के एक सीक्वेंस में रहते हैं, ठीक है ना। अब हम उस पर बढ़ के चलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद बारी आ जाती है किसकी, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की। किसकी आ जाती है, रदरफोर्ड की। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहां से क्वेश्चन बनता है।
तो अब देखिए रदरफोर्ड ने क्या काम किया था। वैसे रदरफोर्ड ने क्या हुआ था, परमाणु के नाभिक की खोज करी थी, ठीक है ना। वैसे जो मैंने बताया प्रोटॉन की खोज गोल्ड आइंस्टाइन का ही नाम आता है, क्योंकि रदरफोर्ड ने परमाणु की नाभिक खोजा था, और नाभिक के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, ठीक है ना। तो इन्होंने कैसे खोजा था वो समझो। तो रदरफोर्ड ने क्या काम किया था, एक अपना मॉडल प्रस्तुत किया था। उस मॉडल के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया था, गोल्ड की फाइल लेके आए थे, यानी कि क्या लेके आए थे, सोने की चद्दर लेके आए थे। यहाँ पे देखिए मैंने फोटोग्राफ्स एनसीईआरटी से लिए हुए हैं, इसलिए ये गोल्डन नहीं दिख रहा होगा, अदरवाइज ये जो है ना गोल्डन कलर का, ये सोने की चद्दर है पूरी। और उसके अंदर ये देखिए क्या है, इसके परमाणु है, ये सोने के परमाणु है, ठीक है ना, एटम्स, छोटे छोटे कण है, ठीक है ना, इस तरीके से परमाणु है। अब बात ये आती है, कई बार कोई ऐसे ही पूछ लेता है आपसे कि सर ये बताओ उन्होंने गोल्ड फॉइल ही क्यों लिया। तो इसके पीछे रीज़न ये है कि पहली बात तो जो होता है, जो गोल्ड फॉइल होता है उसके अंदर तन्यता का गुण आता है। तन्यता मतलब उसने तनने का या फिर एक डक्टिलिटी का गुण आता है, जिससे वो क्या होता है, पतली सीट चादर में बन जाती है। तो इनको चाहिए था, बहुत पतली फॉइल चाहिए था, इसलिए इन्होंने गोल्ड को चुना था। दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि गोल्ड जो होता है नॉन रिएक्टिव होता है, ये जल्दी किसी से रिएक्शन वगैरह नहीं करता, तो इन्वायरमेंट का उनके एक्सपेरिमेंट पे कोई प्रभाव नहीं पड़े, इसलिए उन्होंने गोल्ड फॉइल लिया था, ठीक है ना। तो ये समझ गए। फिर इसके गोल्ड के परमाणु हो गए। अब उन्होंने इस पे ना अल्फा कणों की बमबारी करी थी। अल्फा कण क्या होते हैं, हीलियम के नाभिक के होते हैं, ठीक है ना, ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। अल्फा कण क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है ना। जब अल्फा कण पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, गन मशीन, अल्फा गन किरणें छोड़ने की मशीन होती है, उससे जब इन्होंने बमबारी किया गोल्ड फाइल पे, तो देखिए ये कई सारे ऐसे जो थे, ये वाली अल्फा कण थे, वो सीधे एकदम इसको छेद करके निकल गए। तो इसको छेद करके निकल गए, तो इस बात से क्या प्रतीत हुआ कि भाई वो जगह जो है ना खाली है। एटम के जैसे अगर ये पूरा परमाणु है, ज़्यादातर अगर हमने कुछ फेंका और सीधा सीधा निकल गया, कोई डिस्टर्बेंस नहीं आया, इससे ये पता चल रहा था कि एटम का एक मेजर पोर्शन एम्प्टी है, खाली है, ठीक है ना। तो एक बात तो ये पता चली, क्यों, क्योंकि ये नहीं हो रहे थे। बाद में क्या किया, जब थोड़ा थोड़ा और वो पास लेके आए, जितना ही सेंटर में जाते गए तो इनको ये बात पता चली कि अब जो थे अल्फा कण थोड़े थोड़े टकरा करके डेविएट हो रहे थे, ठीक है ना। क्या हो रहे थे, थोड़े थोड़े टकरा करके डेविएट हो रहे थे। बहुत कुछ थे जो पूरी तरीके से वापस आ गए। फिर वो भौचक्का रह गए कि ऐसे कैसे हो रहा है, कि टकरा करके वापस क्यों आ रहा है। तब उन्होंने ये देखा कि हमारा अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज था, हो ना हो कोई इसी का भाई है जो इसको रिपल कर रहा है। क्योंकि एक चीज आपको पता होगा, समान आवेश एक दूसरे को रिपल करते हैं। क्या करते हैं, समान आवेश रिपल करते हैं। तो इधर भी पॉजिटिव गया, अल्फा भी पॉजिटिव गया, यहां पे रिपल्सन हुआ, वापिस आया टकरा करके। इससे ये पता चला कि अंदर कोई ठोस भाग है छोटा सा, और जो कि क्या काम कर रहा है, अल्फा किरणों को डाइवर्ट कर दे रहा है उसी डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो इस बात से ये पता चला कि परमाणु के अंदर एक छोटा सा ठोस भाग होता है। कैसा होता है, ठोस होता है, छोटा सा ठोस भाग होता है जो कि धनावेशित होता है। तो उसी को क्या बोला कि इसके अंदर प्रोटॉन है, ठीक है ना। तो ये बात समझ आ गया। तो उन्होंने उसी धनावेशित भाग को क्या कहा कि इसे हम लोग नाम दे देंगे, क्या, नाभिक नाम दे देंगे। बात समझ में आ गई। तो ये पूरी कहानी थी, क्या, सोने की फॉइल वाली, गोल्ड फॉइल वाली, ठीक है ना। चलिए अब हम इसको आप लोगों को किताबी भाषा में भी समझा देते हैं क्या क्या कहना था, ताकि आप लोगों को अच्छे से चीज़ें याद रहें। देखिए यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने सोने की पन्नी का प्रयोग किया और निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले। क्या, पहला निष्कर्ष, परमाणु का अधिकांश भाग खाली है। क्यों, क्योंकि अल्फा किरणें आराम से चली जा रही थी। दूसरा निष्कर्ष, परमाणु के केंद्र में एक छोटा सा ठोस और धनावेशित केंद्र है होता है, जिसका कि नाम उन्होंने क्या दिया, नाभिक। तो ये बात पता चली कि नाभिक की खोज किसने करी थी, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने करी थी, ठीक है ना। चलिए, तो इतनी बातें आप लोगों को पता चल गया। अब उसके बाद इन्होंने तो प्रोटॉन की खोज तो कर लेगी, धनावेशित पार्ट को। अब ये कह रहे हैं तीसरी बात कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जैसे कि ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इसके पीछे इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करी थी, बस ये बात बोल दिए कि धनावेशित भाग सॉलिड रूप में अंदर रहता है, ठीक है ना, अंदर रहता है। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इसके चारों तरफ चक्रण करते हैं, इस तरह से घूमते हैं। अब इन्होंने ये नहीं बताया कैसे घूमते, इन्होंने कहा कि जैसे पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन भी क्या करते हैं, परमाणु के घूमते रहते हैं, ठीक है ना। तो अब क्या होता है, कोई भी चीज होता है, परमाणु अगर कोई चीज घूम रहा है तो लगातार जब घूमेगा तो इसकी एनर्जी लॉस होगी। जब एनर्जी लॉस होगी तो धीरे धीरे आदमी थक करके नाभिक में आकर के गिर जाना चाहिए इलेक्ट्रॉन को। कायदे में तो ये बात हुई ना।
उन्होंने यही कहा ना, घूम रहा है, कोई एनर्जी कहीं से मिल नहीं रही है तो धीरे धीरे आकर के गिर जाता है। तो जबकि ऐसा नहीं हो रहा था, तो इसीलिए इनका ये इलेक्ट्रॉन का जो विचरण का नियम था ये फ्लॉप हो गया। क्यों? क्योंकि ये इस बात को सिद्ध ही नहीं कर पा रहे हैं कि क्यों नहीं उसमें गिर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये बात उनकी फ्लॉप हो जाती है। बाकी एक चीज उन्होंने ढूंढ दिया था कि नाभिक के अंदर सॉलिड पार्ट होता है जिसे हम लोग प्रोटॉन के अंदर, परमाणु के अंदर सॉलिड भाग होता है जिसे हम लोग नाभिक कहते हैं। ये बात उन्होंने ढूंढ दिया था, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाए। फिर जाकर के देखिए क्या हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं। इसकी लिमिटेशंस देखिए यहाँ पे दे रखा है क्या, कि रदरफोर्ड के मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, इसलिए फ्लॉप हो गए थे यहाँ पे आकर के। तो अब इसी चीज को आगे बढ़ा करके ले गए, कौन लेके गए? बोहर में लेके गया, ठीक है ना। बोहर एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा कि भैया ऐसा कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन घूमता जरूर है लेकिन ऐसा नहीं कि पृथ्वी जैसे घूम रही है वैसे घूम रहा है, बल्कि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के एक डिवाइडेड कक्षा में घूम रहे हैं, ठीक है ना, अच्छी तरीके से घूम रहे हैं। उनकी क्या है, एनर्जी की कक्षाएं डिवाइडेड है। उन्होंने कहा ऊर्जा स्तर है, जो ये देखिए कहे ना, जैसे ये प्रोटॉन है, मान लीजिए ये नाभिक है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक कंप्लीट सर्कुलर कक्षा में घूमते हैं। इसे को बोला था उन्होंने क्या, ऊर्जा घर भी बोला था, कि एक ऊर्जा घर है, जिस इलेक्ट्रॉन की जितनी ऊर्जा है उसी हिसाब से क्या कर रहा था, वो अपने घरों में घूम रहा है। इस तरीके से ये इनका कहना था। किसने बताया था? एक मिनट, थोड़ा सा मैं बना दूं। हाँ, इन्होंने बताया था, बोहर्स ने बताया था, ठीक है ना। तो अब ये आकर के थोड़ा सा लोगों को संतुष्टि हुई कि अच्छा, इलेक्ट्रॉन जो है चारों तरफ एक फिक्स कक्षा में घूम रहे हैं। अब जब फिक्स ऊर्जा का स्तर, उन्होंने बोल दिया कि ये ऊर्जा का घर है। जब ऊर्जा का स्तर घर है तो इलेक्ट्रॉन अब गिरेगा ही नहीं, क्योंकि उसको ऊर्जा मिलती रह रही है चलने के लिए, ठीक है ना। तो ये कुछ हद तक चीजें सही लगी। तो अब इन्होंने क्या क्या इसमें बताया, उस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, नील्स बोहर ने 1913 में एक नया मॉडल दिया। क्या मॉडल दिया? कि इलेक्ट्रॉन केवल निश्चित कक्षाओं में ही घूमते हैं, ऐसे नहीं कि आवारा की तरह घूम रहे। एक निश्चित कक्षा होती है, कौन कहाँ घूमेगा, ठीक है ना। इन कक्षाओं को ऊर्जा का स्तर कहा उन्होंने, कि ये कक्षाएं जो हैं अपने आप में ऊर्जा के घर हैं, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ चल सकते हैं थोड़ा सा। कह रहे हैं, जब कोई इलेक्ट्रॉन ऊर्जावान होता है, जब अधिक ऊर्जावान होता है, तो वह उच्च ऊर्जा वाले घर में घूम रहा है। मान लो कोई एनर्जी ज्यादा लिया है तो इसमें घूम रहा है, थोड़ी सी कम है तो इसमें घूम रहा है, घर डिवाइड है, ठीक है ना। तो स्तर पर जाता है, और जब वह ऊर्जा खोता है तो निचले स्तर पर धीरे धीरे आ जाता है। उन्होंने ये एक्सप्लेनेशन दे दिया था, ठीक है ना। अब उन्होंने क्या काम किया था, इस ऊर्जा के घरों को ना कुछ नाम दे दिए थे। इधर आ जाओ। इस ऊर्जा स्तर को उन्होंने कुछ नाम दिया। जो अंदर है सबसे, उसको कहा कि ये नाभिक है। क्या है ये नाभिक? इसका नाम दे दिया। पहली कक्षा को, पहला जो घर मिला, इसको, पहली सेल को उन्होंने कहा कि ये जो है के सेल नाम दे दिया। नंबर ऑफ सेल का कौन सा पोजीशन है, पहली कक्षा को के नाम दिया। इसी तरीके से दूसरी कक्षा को एल नाम दे दिया, तीसरी को एम दे दिया, चौथी को एन दे दिया, ठीक है ना। ये इन्होंने दे दिया। तो अब बात आती है कि इनसे पूछा गया कि ये बताओ इसके अंदर इलेक्ट्रॉन रहेंगे कैसे, कौन से कक्षा में कितने सारे इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो इन्होंने कहा ये थे, और इनका एक मॉडल आया बोरबरी का नियम। तो बोरबरी के नियम के हिसाब से इलेक्ट्रॉनों का डिवाइडेशन होने लगा, जिसको कि बोला गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोला गया, ठीक है ना। हिंदी इसकी क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी देखो दिमाग में आ नहीं रहा, अभी अपने आप आ जाएगा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ से जन्म लेता है। चलिए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, तब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझाता हूँ। चलो पहले ये देखिए, खोज करता हूँ कि नाम यहाँ पे ढूंढ लिखा गया है, इसको याद कर लीजिए एक बारी जरा। ये देखिए, कण हो गए, खोजकर्ता, आवेश और द्रव्यमान, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे टॉमसन ने। आवेश क्या है? ऋणात्मक आवेश होता है, ठीक है ना। तो मास इसको याद रखो मत, कोई जरूरत नहीं है। प्रोटॉन की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड दिया जाता है। आपको कहीं ना कहीं आपको गोल्डस्टाइन भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इन्होंने तो नाभिक खोजा था, इस पे धनात्मक चार्ज होता है। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था, कोई आवेश नहीं होता है, ठीक है ना। इतनी बात आप याद रखो। चलिए, वो वाला टॉपिक नहीं लिया क्या मैंने, एक सेकंड रुक जाइए जरा, जो आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाना है। है नीचे है, ठीक है, अभी बता देते हैं फिर। चलिए देखिए, अब हम आ जाते हैं, जो भी परमाणु है, अब उसके अंदर परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु का उनका द्रव्यमान संख्या क्या होती है, इनको जान लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए क्या होता है, कोई भी परमाणु होता है, पिछले चैप्टर में मैंने आपको परमाणुओं को प्रतीक बताया था। जैसे मान लीजिए एक्स कोई परमाणु है, इसका प्रतीक एक्स हो गया। तो अब क्या किया जाता है, जो गिनती यहाँ पे लिखी जाती है, ठीक है ना, मान लीजिए यहाँ पे जेड लिखा, जो गिनती आपने यहाँ पे लिखा नीचे तरफ, उसको बोलते हैं परमाणु क्रमांक। क्या बोलोगे? परमाणु
क्रमांक बोला जाता है, परमाणु क्रमांक हो गया। और जो गिनती यहाँ ऊपर लिखी जाती है इसे बोलते हैं परमाणु भार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परमाणु भार बोला जाता है। तो इस तरीके से एक सिंबल के माध्यम से किसी परमाणु को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना। तो ये समझ आ गया परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, परमाणु भार क्या होते हैं। इनके बीच में ना कुछ रिलेशंस होते हैं, तो उसको जानना जरूरी हो जाता है, वो समझ लेते हैं, ठीक है ना। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है परमाणु क्रमांक को जनरली जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है, किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होते हैं। परमाणु क्रमांक, एक सेकंड, हाँ, परमाणु क्रमांक जो होते हैं किसी में प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैंने बोला हाइड्रोजन है, H1 है, तो इसका क्या हो गया, परमाणु क्रमांक कितना है, 1 है, तो यही इसके प्रोटॉनों की संख्या हो गई। क्या हो गया, प्रोटॉन की संख्या हो गया। जैसे मान लीजिए मैंने कार्बन C6 लिखा, इसका परमाणु भार 12 है, मैं पूछूं इसमें प्रोटॉन कितने होंगे, तो आप कह देना कि सिर्फ 6 होंगे। क्यों? ये प्रोटॉन होंगे, प्रोटॉन होंगे। क्यों? क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या की हुई क्या बोला इन्होंने, एटॉमिक नंबर बोला है, ठीक है ना। देखिए क्या होता है, कहीं कहीं एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन के बराबर भी होता है। अगर मैं पूछूं कि अच्छा कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो अभी जो है ना कार्बन में इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 6 ही इलेक्ट्रॉन भी होंगे, ठीक है। अब ये तो थोड़ा कंफ्यूजन वाली बात हो गई कि आप प्रोटॉन भी उतनी बता रहे हैं, इलेक्ट्रॉन भी उतने बता रहे हैं। तो जी बिल्कुल, प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या नेचुरल परमाणु में बराबर होते हैं। जैसे नेचुरल परमाणु कहने से मतलब है कि उसके साथ और कुछ ना लिखा, कोई आवेश अगर नहीं है, ऐसे समझो, समझाता हूं। जैसे मान लीजिए ये सोडियम है, ये सोडियम परमाणु है आपका, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसके अंदर प्रोटॉन कितने हुए, 11 हुए, इलेक्ट्रॉन कितने हुए, वो भी 11 हुए। ये बात समझ गए। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कुछ ऊपर आवेश नहीं दिख रहा है। अगर मैं इसी को ऐसा लिख दूं कि Na+ लिख दूं, अब पूछूं, अब बताओ इसमें प्रोटॉन कितने हैं और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो प्रोटॉन तो अभी भी कितने हैं, 11 हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होंगे ये जो डिवाइड करके उसने बाहर फेंक दिया है निकाल करके, वो घट जाएंगे, तो 11 में से 1 घट करके 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब समझ गए ना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैसे होते हैं। कोई चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होंगे परमाणु क्रमांक के, ठीक है ना। अगर चार्ज है तो चार्ज के हिसाब से बढ़ या घट सकता है कौन, इलेक्ट्रॉन बढ़ घट सकता है, ठीक है। तो प्रोटॉन कभी चेंज नहीं होगा, और एटॉमिक नंबर के बराबर ही होगा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। चलिए, अच्छा, अब एक चीज और निकल करके आई थी कि भैया जो ये मान लीजिए परमाणु है, ठीक है ना, इसके अंदर नाभिक है, बोला गया नाभिक के अंदर क्या था, प्रोटॉन और साथ में न्यूट्रॉन भी रहते हैं, ठीक है ना। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों रहते हैं, तो इसको कंबाइंड रूप से न्यूक्लियस बोला जाता है, ठीक है ना। न्यूक्लियांस भी बोलते हैं कुछ लोग, तो याद रखना, कई बार पूछेगा न्यूक्लियांस के अंदर क्या क्या आता है, तो बता देना प्रोटॉन भी आता है और न्यूट्रॉन भी आता है न्यूक्लियांस के अंदर, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, ठीक है। अब देखिए मास नंबर को समझ लेते हैं। ये जो मास होता है मतलब कि इसके ऊपर जो लिखा जाता है, जैसे कार्बन के ऊपर ये 12 है, तो ये मास नंबर हो गया, मास नंबर हो गया, ठीक है। द्रव्यमान संख्या हो गई। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के बराबर होता है। मतलब सुनो, थोड़ा सा और नीचे ले चलता हूँ, जगह देता हूँ तब। जैसे ये है कार्बन, ठीक है ना, ये कार्बन है, एटॉमिक नंबर इसका 6 है और भार कितना है, 12 है। तो ये जो 12 है ना, इसके अंदर प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है, यानी कि प्रोटॉन मैंने बताया 6 है, तो 6 तो प्रोटॉन हो गए, बचे हुए कितना, जो 6 बच गए ये न्यूट्रॉन हो गए, ठीक है, ये याद रखना। तो कई बार आपसे न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने को पूछेगा, तो प्रोटॉनों की संख्या में से परमाणु क्रमांक घटा, मास में से परमाणु क्रमांक घटा देना, तो प्रोटॉन निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे ये एटम है, ये Z हो गया, ये A है। अब मैं आपसे पूछूं कि इसका न्यूट्रॉन बताओ कितना होगा इसमें, तो न्यूट्रॉन बता देना कि भार में से A में से क्या माइनस कर दो, Z माइनस कर दो, यही आंसर आ जाएगा। समझ आ गया। इलेक्ट्रॉन निकालना आ गया, प्रोटॉन निकालना आ गया, न्यूट्रॉन निकालना आ गया, ठीक है ना। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, अब थोड़ा सा हम समझ लेते हैं समस्थानिक और समभारिक क्या होते हैं। ये मैं रब कर देता हूँ, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट लेना या कुछ करना, क्योंकि यहाँ पे मुझे लिखना है थोड़ा सा, ठीक है। अब देखिए एक वर्ड आता है समस्थानिक और समभारिक क्या होते हैं, ठीक है ना, आइसोटोप्स एंड आइसोबार। तो सबसे पहला आता है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स का मतलब होता है समस्थानिक। समस्थानिक क्या होते हैं, एक ही तत्व के परमाणु होते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए ये हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन लिख दिया, इसका भी परमाणु क्रमांक 1, इसका भी परमाणु क्रमांक 1, इसका भी परमाणु क्रमांक 1। लेकिन हाइड्रोजन के कई सारे एक समस्थानिक होते हैं। समस्थानिक का मतलब अपर रूप होते हैं, जिसका कि एटॉमिक भार अलग अलग होता है। 1 हो गया, इसका एटॉमिक भार 2 हो गया, इसका 3 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, पर ये एक ही चीज नहीं है, अब
इसका जो नाम होता है प्रोटियम, न्यूट्रियम, ड्यूटेरियम, ये सेकंड वाला ड्यूटेरियम आता है, इसको याद रखना, ठीक है। और ट्राइटियम ये होता है, ट्राइटियम होता है, ट्राइटियम बोलते हैं, और ये प्रोट्रियम होता है, अभी नीचे लिखा है सब बता दूंगा, ठीक है ना। तो ये होते हैं। तो समस्थानिक क्या कहते हैं, ऐसे तत्व जिनका कि एटॉमिक नंबर समान हो, देखो सबके एटॉमिक नंबर समान है, नीचे वाला समान हो, लेकिन ऊपर वाला अगर एटॉमिक भार भिन्न है तो इनको आपस में समस्थानिक बोला जाता है। क्या बोलोगे, समस्थानिक, क्योंकि इनके स्थान समान है, ठीक है। यहां देखिए, वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समस्थानिक। एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दिखा देता हूं फिर से, देखिए प्रोट्रियम हो गया हाइड्रोजन का, ड्यूटीरियम बोलते हैं अगर 2 वाला है, 3 वाला को ट्राइटियम बोलते हैं। ड्यूटीरियम को कई बार कैपिटल डी से भी डिनोट किया जाता है, तो याद रखना, या तो ऐसे लिखा होगा H12 या इसी को डी भी बोल देते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग से डायरेक्ट पूछा जाएगा, याद रखना, ठीक है ना। एक दो और एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे कार्बन का भी समस्थानिक होता है, कार्बन 12 सुने होंगे, कार्बन 14, लेकिन एटॉमिक नंबर तो 6 ही रहता है। तो देखिए स्थान तो इनका समान है लेकिन भार अलग अलग है, तो ये आपस में समस्थानिक बोले जाते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, अगर आप लोग यहाँ तक समझ गए हैं तो रोक करके वीडियो थोड़ा सा एक लाइक कर देना, और जो भी 2 शब्द लिखने का मन करे लिख देना। क्या होता है कि ना, पढ़ता रहता हूँ, जैसे बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर इसको कंप्लीट कराइए सीरीज, तो ये अच्छा पढ़ा रहे हैं, जो भी चीज़ें आपका थोड़ा सुनता रहता हूँ मैं, कमेंट्स देखता रहता हूँ ना, तो एनर्जी मिलती रहती है। तो कहीं भी बैठा रहता हूँ, उठ के आ जाता हूँ कंटेंट तैयार करने के लिए कि मुझे पढ़ाना, ये सीरीज कंप्लीट करानी है आप लोगों की, ठीक है ना। तो बस एक एनर्जी कैप्सूल की तरह काम करता है आपका एक कमेंट, और कुछ नहीं होता, ठीक है। चलिए टॉपिक पे आते हैं। दूसरा टॉपिक क्या था कि भाई समभारिक क्या होते हैं, आइसोबार क्या होते हैं। तो भैया इसका उल्टा होगा। आइसोबार कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए ये ए है और इसी का एक है, यहाँ पे मान लीजिए 1 नंबर पे है, ये 2 नंबर पे, ये मान लीजिए बी है, ठीक है ना। लेकिन इसका एटॉमिक भार पता चले ये भी एक्स है, ये भी एक्स है। इसमें क्या है, देखिए स्थान तो इसके भिन्न भिन्न है, 1 और 2 पे है, लेकिन भार इसके क्या क्या है, समान है। तो इसी को बोलते हैं समभारिक, आइसोबार बोलते हैं, ऐसे याद रख लो। ऊपर बार ऊपर आता है, अगर ऊपर की चीजें समान है तो बाल बाल बोला जाता है ना, तो आइसो बार समझना है। बार अगर बराबर है तो आइसो बार हो गया, ऊपर की चीजें बराबर है तो, ठीक है ना। एग्जाम्पल बता दो तो एग्जाम्पल समझ लो। जैसे आप लोगों ने आर्गन 18 सुना होगा, 18 पे होता है, इसका भी एटॉमिक भार 40 होता है। कैल्शियम 20 का भी क्या होता है, 20 पे, इसका भी एटॉमिक भार जो होता है, मास जो होता है 40 होता है। स्थान देखो 18 पे है या 20 पे, लेकिन भार समान है, तो ये दोनों आपस में क्या बोले जाएंगे, आइसोबार्स बोले जाएंगे, यानी कि समभारिक बोले जाएंगे, ठीक है ना। चलिए थोड़ा स्पीड में अब चलूंगा, ज्यादा एक्सप्लेनेशन हो रहा है लग रहा है। देखिए लिखित भाषा में देख लेते हैं। वे तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है लेकिन परमाणु क्रमांक अलग होते हैं, उन्हें समभारिक बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को समझा ही दिया, कैल्शियम का समस्थानिक समभारिक कौन होता है, आर्गन होता है, ठीक है ना। चलिए अब हम आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे। इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास मैंने बताया ना कि बोहर्स ने ये मॉडल दिया कि इलेक्ट्रॉन एक कक्षा में घूमते हैं, तो किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, एक कक्षा हो गई, कक्षा 2 हो गई, कक्षा 3 हो गई, इसी को नाम दे दो KLM हो गए, ठीक है ना। तो किस में कितना इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो एक नियम आया था बोहर और बरी का नियम, जो कि स्कूल टाइम में हम लोग रटते थे कि बोरबरी के नियम से क्या होगा, ठीक है ना। तो बोरबरी ने क्या नियम दिया था कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, मतलब इलेक्ट्रॉनों का जो बंटवारा होता है, एक फार्मूला दिया था 2n² से, कि मतलब इस कक्षा, जिस कक्षा की संख्या डालो उसका वर्ग करो, उसका दुगना कर दो, उतने ही इलेक्ट्रॉन इसमें रहेंगे, ये बताया था। कैसे, जैसे ये पहली कक्षा है, n की वैल्यू मान लीजिए 1 है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 2 गुणा 1 का वर्ग, मतलब 2 1 कम 2 आ जाएगा। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। दूसरी कक्षा में कितने रहेंगे, 2 गुणा 2 की घात 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो बोले दूसरी में 8 इलेक्ट्रॉन। इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग तीसरी में 18 इलेक्ट्रॉन, और बढ़ते चले जाते हैं। तो ये हो गया क्या, बोरबरी का नियम। पूछेगा क्या फार्मूला है, 2n², ठीक है, बात समझ आ गई। देखिए कह रहे हैं किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² से निर्धारित होती है। पहले कक्षा में 2, 8 और तीसरे में 18 और 32, चौथे में, इस तरह से आप कैलकुलेट करते जाइएगा, ऐसे रहते हैं, ठीक है ना। अच्छा आगे बढ़ते हैं अब। इनका कहना है कि सबसे बाहरी कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। जैसे एक भर दिया हमने, मान लीजिए 2 आ गया, इसमें 8 आ गया, तीसरा भरोगे फिर 8 भरोगे, उसके बाद चौथा भरना शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो मैक्सिमम 8 तक जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा अब क्या होता है, एक स्थिरता का कॉन्सेप्ट होता है,
ठीक है। स्थिरता का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इनका कहना यह था कि अगर कोई परमाणु अपने आउटर सेल में, सबसे बाहरी सेल को आउटर सेल बोलते हैं, आउटर सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो या फिर कितने इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो या फिर 18 इलेक्ट्रॉन हो, खासकर ये 8 पे ही काम चलता है। अगर आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो अपने आप को स्टेबल मानता है। स्टेबल कैसे, मतलब स्टेबल का मतलब हो गया कि अब वो दुनिया से ना तो किसी से उधार लेगा ना किसी को देगा, क्योंकि उसकी सेल पूरी तरीके से भरी पड़ी है, ठीक है ना। जो रिएक्शंस होती हैं, जो क्या कहते हैं नए नए फार्मूले बनते हैं, वो इसीलिए बनते हैं क्योंकि असंतुष्टि रहती है, लोग ऑक्टेट को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या कहते हैं कि अगर किसी सेल के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए तो वो निष्क्रिय हो जाएगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा हीलियम हो गया, आउटर में 2 होता है, नियान हो गया 10 एटॉमिक नंबर होता है तो आउटर में 8 आते हैं, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया और जेनान हो गए, ये सारी अक्रिय गैसेज होती हैं। क्यों अक्रिय होती हैं, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट सेल ना सेटिस्फाइड होते हैं। जब पूरी तरह से ऑक्यूपाइड है तो वो रिएक्शन ही नहीं करेंगे तो अपने आप अक्रिय गैसेज में काउंट हो जाएंगे। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। तो दुनिया का हर एलिमेंट क्या चाहता है, अपने आउटर मोस्ट सेल में क्या करता है, 8 इलेक्ट्रॉन बनाना चाहता है ताकि स्टेबल हो जाए। अब कई बार होता है कि आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, मान लो किसी के 6 हैं या किसी के मान लीजिए आउटर मोस्ट सेल में 2 ही हैं या 1 है या 3 है या 5 है, तो ये क्या काम करेंगे, संयोग करेंगे। दूसरे वाले आइटम से क्या करेंगे कि आजा भाई तेरे पास, मेरे पास 6 है, तेरे पास 2 है, आजा रिएक्शन कर ले। नहीं, ये तो होता नहीं है, 6 और 2 का होता नहीं है फिलहाल। जैसे मान लीजिए किसी के पास 7 है, इसमें 7 है, इसमें 1 है, तो ये कहेगा कि आ जाओ हम संयोग कर लेते हैं। कहते हैं ना जरूरत के लोगों के बीच ही संयोजन होता है। तो क्या होता है, इसी से नाम पड़ा है किसी भी सेल के आउटर जो सबसे सेल होता है इसे संयोजी सेल बोलते हैं, संयोजी सेल बोलते हैं। तो ये याद रखना, कई बार डायरेक्ट पूछ लेता है संयोजी सेल किसे कहते हैं, तो बाहरी कोष को संयोजी कोष या सेल बोलते हैं। बात समझ में आ गई, चलिए आगे बढ़ चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, तत्व स्थिरता पाने के लिए अपने बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन लाने की कोशिश करते हैं, 8 लाने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए हमने करा दिया, हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन 6 होते हैं, 6 में 2 बांटा 4 दिया, ऑक्सीजन का 8 होता है एटॉमिक नंबर, 2 दिया 6 दिया, सोडियम का 11 होता है, देखिए ऐसे होता है 11 होता है ये सोडियम का, तो इसको डिवाइड करो, 2 दे दिया, फिर बचा कितना 8 दे दिया, 8 से ज़्यादा नहीं दे सकते, 8 और 2 10 लोग एडजस्ट हो गए, 1 बज के 1 इन्हें दे दो, ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ठीक, इसके बताइए अगर सेल में मैं बांटना चाहूँ तो कैसे होगा। देखिए पहले वाली सेल में हमने कितने इलेक्ट्रॉन दिए थे, 2, फिर 8 दे दिए, यहाँ पे 1 आ गया। अब पूछूँ इसकी संयोजकता कितनी है, कह देना संयोजी वाली सेल में तो 1 ही इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता 1 आ गई। तो संयोजकता चैप्टर पूरा डिटेल में है, 4 तक संयोजकता बढ़ती है, उसके बाद 8 में से घटा के बताई जाती है, ठीक है ना। बहुत डिटेल में जाऊँगा तो बहुत बड़ा चैप्टर हो जाएगा, आपको एक समरी दूंगा, आपको सब कुछ रिकॉल करवा दूंगा, ठीक है। चलिए, और हाँ एक चीज़ और बता देता हूँ कि अच्छा ये थ्योरी पोर्शन अब कंप्लीट हो गया, अब हम कुछ इसके क्या कहते हैं एमसीक्यू कर लेते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट मजबूती आ जाए, ठीक है ना। हाँ देखिए, इस चैप्टर से नॉन टीचिंग एग्जाम्स के भी जो बच्चे हैं उनको भी पूरा हेल्प मिलेगी, ठीक है। यकीन मानिए, आप किसी भी रेलवे के एग्जाम में बैठ जाइए जहाँ पे साइंस, जनरल साइंस पूछी जाती है, अगर 10th स्टैंडर्ड तक आ रहा है आपका पेपर, ठीक है ना, तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, बस प्रैक्टिस करके चले जाना, ठीक है। कॉन्सेप्ट मैं सिखा दूंगा। और जैसे ही 10th स्टैंडर्ड तक की साइंस कंप्लीट हो जाती है, 11th 12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो फिर एक बार मैं पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए, तो अब जल्दी जल्दी से हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि और स्ट्रांगनेस आ जाए आपके अंदर। बताइए, परमाणु का कौन सा भाग ऋणावेशित होता है, तो ऋणावेशित किस पे होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि प्रोटॉन तो पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन 0 होता है, कुछ नहीं होता, नाभिक तो पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन हो गया। कह रहे परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर किससे दर्शाया जाता है, एटॉमिक नंबर बताइए। एटॉमिक नंबर जो यहाँ पे रहता था तो ये तो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता था, न्यूट्रॉन नहीं होते थे, इलेक्ट्रॉन नहीं होते, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता था। तो सब कुछ बता रखा है मैंने, बस आप लोग अपने मन में आंसर कर लेना, बाद में कमेंट करके करना कितने सही हो गए थे। थॉमसन के परमाणु मॉडल को किस नाम से जाना जाता है, प्लम पुडिंग मॉडल था उनका, थॉमसन ने दिया था ना, प्लम पुडिंग बोलते हैं इसको, या तरबूज मॉडल दे देता है कहीं कहीं। अगला कह रहे हैं परमाणु के केंद्र में कौन सा भाग स्थिर होता है, परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है, तो ये आप लोग न्यूक्लियस बता देना, नाभिक इसका आंसर हो जाएगा। इतने अच्छे से पढ़ाया हो, एक भी क्वेश्चन गलत मत कर देना। इलेक्ट्रॉन किस वैज्ञानिक ने खोजा था, तो जे टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी, ठीक है ना। चलिए, ये सपोर्टिव क्वेश्चंस होते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट एक बार रिकॉल हो जाए।
समस्थानिक क्या है, किसमें समान होते हैं बताइए। समस्थानिक बोला तो स्थान समान होते हैं, तो स्थान नीचे वाला होता है। एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक की बात कर रहा है, तो यहाँ पे परमाणु क्रमांक आ जाएगा। 7वें पे आ जाते हैं। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में परमाणु का अधिकतर भाग कैसा होता है, तो परमाणु का अधिकतर भाग ठोस था, ठीक है ना, तभी तो वो क्या किया था, रिटर्न कर दिया था अल्फा कणों को। चलिए अगला देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा संभारिक यानी कि आइसोबार का उदाहरण है, तो बताइए जिसके बार ऊपर की संख्या बराबर हो। यहाँ 12 है, 14 है, ये नहीं है। 1 है, 2 है, ये भी नहीं है। 40 है, 40 है, हाँ ये आइसोबार हो सकता है, यहाँ स्थान अलग अलग है, ठीक है ना। चलिए अच्छा, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है बोहर मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन किस प्रकार की कक्षा में घूमते हैं। एक ऊर्जावान कक्षा में घूमते हैं, ठीक है ना, निश्चित ऊर्जा की कक्षा में भ्रमण करते हैं। बोहर का नियम हमने पढ़ा दिया था, याद तो होगा ही सबको। देखिए परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा को क्या कहा जाता है, बताया ना, संयोग करते हैं बाहरी वाले, बाहर वाले ही तो संयोग करते हैं, योग संयोग, तो उन्हें संयोजी कक्षाएं कही जाती है, ठीक है ना, वैलेंसी सेल बोलते हैं। तो ये आपको पता रहना चाहिए। इसको मिटा देता हूं नहीं तो ढक जाएगा, ठीक है ना, तो संयोजी कोश इसको बोलते हैं। अच्छा, और जो लोग वीडियो को यहां तक देखे हैं उनसे तो मैं उम्मीद पूरी कर सकता हूं कि आप लोग 2 शब्द जरूर लिख के जाओगे, ठीक है ना। इतना टाइम दिए हो तो 2 सेकंड का टाइम लेकर के कुछ जरूर लिख देना, थोड़ा सा मोटिवेशन बना रहेगा मेरा, ठीक है ना। 55 चैप्टर एक बार करा दूं आप लोगों को, फिर आपकी डिमांड के हिसाब से मैथ कहोगे पहले तो मैथ शुरू कर दूंगा, या फिर अगर 11 12 की कहोगे तो दोनों, या फिर पैरेलल में दोनों क्लास लगा दूंगा, ठीक है ना। चलिए 11 नंबर की क्लास जरा बताओ, अरे क्लास कह रहा हूँ, 11 नंबर का क्वेश्चन का आंसर है। किस तत्व के समस्थानिकों का मुख्य अंतर क्या होता है। समस्थानिकों का अंतर क्या होता है किसी तत्व के, अच्छा समस्थानिकों में जो अंतर होता है वह केवल न्यूट्रॉनों का अंतर होता है, ये याद रखना, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है। परमाणु के द्रव्यमान का अधिकांश भाग किसमें पाया जाता है। परमाणु के द्रव्यमान का अधिकांश भाग जो होता है नाभिक में पाया जाता है, क्योंकि बाकी बचे हुए किरणें तो सीधी निकल गई थी, तो इससे प्रतीत हो गया था कि बाहर की चीजें खाली हैं, तो ज्यादातर भार कहाँ पाया गया, नाभिक में पाया गया, ठीक है ना। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 13 है, उससे पहले एक बात और आपको बता दूं कि जो प्रोटॉन होता है वो परमाणु के, जैसे देखिए ये पूरा अगर मान लीजिए परमाणु है तो प्रोटॉन छोटा सा होता है, तो नाभिक छोटा सा होता है, तो नाभिक की जो रेडियस होती है पूरे प्रोटॉन की रेडियस से ये 10⁵ के लगभग छोटी होती है, बहुत छोटी होती है नाभिक, ठीक है, नाभिक की रेडियस, ये समझ लेना। आई थिंक ये आपका आज का आखिरी क्वेश्चन होगा, हाँ ये आखिरी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर जरा देख लीजिए। किस वैज्ञानिक ने न्यूट्रॉन की खोज करी थी, ये आपका होमवर्क रहेगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आई होप आप लोगों को नाम जरूर याद होंगे, और बता के जाना कि कैसी लगी वीडियो, ठीक है ना। इंतजार रहता है आप लोगों के कमेंट्स का, और पसंद आई है तो प्लीज़ 2-4 दोस्तों तक तो वीडियो जरूर पहुंचा देना, ठीक है ना। जितनी ज़्यादा संख्या बढ़ेगी मनोबल बढ़ेगा, आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा मैं करके दूंगा, ठीक है ना। तो आज की क्लास को फिर यहीं रखते हैं, और बाकी कैसा रहा वो सारी चीज़ें आप बताना। किसी को और भी किसी चीज़ की नीड है, किसी सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।